пацана посчитать потери, суммы не... Так дайте пацана. हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग आरए स्टडी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सेशन यही है, मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, ठीक है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यही ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचकर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा पैदा करता है। जो यह ऑक्सीजन होता है वो कोशिकाओं तक पहुंचकर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा पैदा करता है। ऑक्सीजन हम सांस के साथ अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन को हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको अपन बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल और CO2 का निर्माण होता है। ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल और CO2 का निर्माण होता है तथा इससे ऊर्जा मुक्त होती है। यही श्वसन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार रिपीट करता हूँ। ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल और CO2 का निर्माण होना तथा ऊर्जा मुक्त होना ही श्वसन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं श्वसन क्या है। ओके, श्वसन शब्द अंग्रेजी भाषा रेस्पिरेशन का ही हिंदी रूपांतरण है, जो कि अपने लैटिन भाषा के शब्द यानी रेस्पिरेट से लिया गया है। रेस्पिरेट का अर्थ होता है सांस लेना। ठीक है, रेस्पिरेट का अर्थ होता है सांस लेना। श्वसन रेस्पिरेशन की क्रिया पौधों तथा जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है वो पौधों तथा जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती है। श्वसन के अंतर्गत क्रम से निश्वसन तथा उच्छ्वसन दो क्रिया होती हैं। श्वसन के अंतर्गत क्रम से कौन कौन सी दो क्रिया होती हैं? पहली होती है निश्वसन और उच्छ्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन अंगों को निम्न अंग, जो कि श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेती हैं उन अंगों को श्वसन अंग तथा तंत्र को श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा ATP भोजन तथा ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। ओके, समझ में आया था? जो श्वसन शब्द है वो रेस्पिरेशन का ही रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा शब्द से रेस्पिरेट से लिया गया है। रेस्पिरेट का अर्थ क्या होता है? सांस लेना। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। श्वसन ये अपना डायग्राम है। ठीक है, इसमें देखो श्वास नली, ये अपनी जी होती है, ये रही अपनी श्वास नली। ओके, इसमें उपास्थि वलय होता है, नासादार होता है, नासा यानी नाक के द्वारा सांस लेते हैं। इसमें मुखगुआ, ग्रेसनी, कंठ
कूपिकाएँ पाई जाती हैं, श्वसनी पाई जाती है, श्वसनिकाएँ होती हैं इसमें, ठीक है, कूपिका कोश होती हैं, डायफ्राम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अंत्य श्वसन और बाह्य श्वसन में अंतर क्या है, ठीक है। अंत्य श्वसन और बाह्य श्वसन में अंतर क्या? अंत्य श्वसन में अंतरापरशुक पेशियों एवं डायफ्राम में संकुचन होता है। जो अंत्य श्वसन होता है वह अंतरापरशुक पेशियों एवं डायफ्राम में जो होता है उसमें संकुचन होता है। बाह्य श्वसन में इसमें शिथिलन होता है। जो पेशियां और डायफ्राम होता है उसमें शिथिलन होता है, शिथिलन, ठीक है। वृक्ष गुहा बाहर की तरफ गति करती है। अंत्य श्वसन में जो वृक्ष गुहा होती है वो बाहर की तरफ गति करती है और बाह्य श्वसन में जो गुहा होती है वो अंदर की तरफ गति करती है, ठीक है। अंत्य श्वसन में वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, ठीक है। जो अंत्य श्वसन होता है उसमें वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और बाह्य श्वसन में आयतन घटता है, ठीक है। वृक्ष गुहा का दाब घटता है। अंत्य श्वसन में वृक्ष गुहा का दाब घटता है और बाह्य श्वसन में दाब जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। और इसमें अंत्य श्वसन में सांद्रता घटती है, ठीक है। जो सांद्रता होती है वो घटती है और बाह्य श्वसन में सांद्रता जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। अंत्य श्वसन की प्रक्रिया में डायफ्राम चपटा हो जाता है। जो अंत्य श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें डायफ्राम जो होता है वो चपटा हो जाता है और बाह्य श्वसन में डायफ्राम सीधा हो जाता है, ठीक है। अंत्य श्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है। अंत्य श्वसन में जो समय लगता है वो 2 सेकंड का लगता है, ठीक है। अंत्य श्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है और बाह्य श्वसन में 3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। जंतुओं में श्वसन अपनी कूपिका वाहिनी कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। ये है अपनी इस प्रकार की अपनी जो वो कूपी है वाहिनी होती है वो कुछ गोला टाइप की दिखती हैं, ठीक है। और जो श्वास निकाय होती है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है जिसमें एक आगे की तरफ होता है वो छेद सा दिखाई देता है। यह लंबा गोला टाइप की कुछ दिखाई देती है, ठीक है। जंतुओं में श्वसन ऑक्सीजन को लेने एवं इसका प्रयोग करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासन की प्रक्रिया है। जो जंतुओं में जो श्वसन है वो ऑक्सीजन को लेने तथा इसका प्रयोग करने और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासन की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य वातावरण से ऑक्सीश्वसन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को लेता है तथा कोशिकाओं में कुछ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। जैसे कि जो जब मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो वो कोशिकाओं के अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं और जो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है, जैसे CO2 जो गैस होती है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति प्रति मिनट 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है। एक व्यक्ति
250 ml ऑक्सीजन O2 ग्रहण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। आई बात समझ में? क्या बात? एक जो व्यक्ति है वो 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ओके, समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से। तो अब इनको अपन पढ़ेंगे डिटेल में। श्वसन का तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। पहला है नसिका। ठीक है, पहला नसिका या बोले तो नाक। इसको अपन दो नाम से जान सकते हैं, नसिका या नाक। ठीक, नाक पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण श्वसन अंग है। नाक जो है वो श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें एक बड़ी गुहा होती है। नाक में एक बहुत बड़ी गुहा होती है जिसे नसिका गुहा कहा जाता है। नाक के अंदर एक जो गुहा होती है उसे नसिका कहा जाता है। ठीक है, दो भागों में एक पट्ट द्वारा विभाजित होती है। यह जो नसिका होती है वो दो भागों में एक पट्ट द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, नसिका गुहा के आगे बाहर की ओर और पीछे दो छिद्र या रंध्र होते हैं। ठीक है, नसिका जो होती है उसके बाहर की ओर तथा पीछे की ओर दो छिद्र, दो छिद्र या रंध्र होते हैं। आगे या बाह्य छिद्रों के नथुने, जो आगे के बाह्य छिद्र होती हैं उन्हें नथुने अथवा अग्रनासा रंध्र कहा जाता है। जैसे जी आगे की जो छिद्र होती हैं उन्हें नथुने या अग्रज नासारंध्र कहते हैं। जो बाहर से अंदर की ओर हवा लेते हैं तथा पीछे की ओर जो छिद्र होती हैं उन्हें पश्चात नासारंध्र कहा जाता है। जो नासिका के जो अंदर की ओर छिद्र होते हैं, जो नासिका के अंदर की ओर छिद्र होते हैं उन्हें पश्चात नासारंध्र कहते हैं। आज सॉरी यार कहने में गलती हुई। जो नासिका की जो पीछे की ओर छिद्र होती है, जो पीछे की ओर छिद्र, इसी में बता देता हूँ, जो पीछे की ओर छिद्र होती है उन्हें पश्चात नासारंध्र कहा जाता है। ठीक है, जो नासिका गुहा से पीछे नली में खुलते हैं, जो कि कहाँ जाके खुलती है, नासिका गुहा में के पीछे ग्रसनी में खुलती है। जो कि नासिका के जो पीछे वाली छिद्र होती है वो पश्चात नासारंध्र कहलाती हैं और जो कहाँ खुलती है, नासिका गुहा से पीछे ग्रसनी में जाके खुलते हैं। ठीक है, नासिका गुहा का ढांचा अस्थियों एवं उपास्थियों का बना होता है। ये मेन पॉइंट बात है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नासिका गुहा का ढांचा किसका बना होता है। यह पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह पूछ सकता है कि जो नासा गुहा होती है उसका ढांचा किसका बना होता है। तो अपन को पता होना चाहिए कि यह किसका बना होता, अस्थियों एवं उपास्थियों का बना होता है। ठीक है, नासिका गुहा का ऊपरी भाग इथ्रमयाद अस्थि की छिद्रित प्लेट जतुकाब स्फेनॉइड अस्थि और ललाटीय या फ्रंटल अस्थि तथा नासिका अस्थियों से बनी होती है। ठीक है, नासिका गुहा का ऊपरी भाग जो होता है वो इथ्रमयाद अस्थि की छिद्रित प्लेट जतुकाब स्फेनॉइड, जो स्फेनॉइड अस्थि होती है तथा ललाटीय या फ्रंटल अस्थि तथा नासिका अस्थियों से बनी होती है। नाक के दो भाग होते हैं, वो अपन आगे पढ़ते हैं। तो पहला भाग है अपना बाहरी कवच। ठीक है, नाक के दो भाग होते हैं, पहला है बाहरी
कवच। ओके, पहला कौन सा है? बाहरी कवच। तो इसको डिटेल में आज अपन पढ़ते हैं। ये अस्थि तथा कार्टिलेज का बना होता है। जो बाहरी कवच होता है नाक का, वो अस्थियों तथा कार्टिलेज का बना होता है। इसमें तिकोना फ्रेम होता है, इसमें तिकोना फ्रेम होता है। ठीक है, त्वचा इसको ऊपर से ढके हुए होती है। जो त्वचा अपनी होती है वो इसको ऊपर से ढके हुए होती है। नाक के अंदर की तरफ दो नथुने होते हैं। नाक के अंदर की तरफ अपने दो नथुने होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में? ओके, आगे चले। आंतरिक गुहा दूसरा पार्ट है, आंतरिक गुहिकाएं। ठीक है, आंतरिक गुहिका क्या होती है? यह दोनों गुहिकाएं दो भागों में बटी होती है। जो आंतरिक गुहिकाएं होती हैं वे दो भागों में बटी होती है। प्रत्येक गुहिका में छोटे छोटे बहुत से बाल होती हैं। अपनी नाक के अंदर छोटे छोटे बहुत से बाल होती हैं, जिन्हें हम कोर्स हेयर कहते हैं। जो अपनी नाक के अंदर बाल होती हैं उन्हें क्या कहती हैं? कोर्स हेयर कहती हैं। यह बाल श्वास द्वारा हमें जो ऑक्सीजन लेते हैं उनको छानकर आगे भेजने का कार्य करते हैं, जिससे धूल के कण अंदर नहीं जा पाते। जो हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं उन्हें ऑक्सीजन लेने के दौरान अपन ऑक्सीजन लेते हैं तब उन्हें छानकर आगे की तरफ भेजता है। ऑक्सीजन को छानकर आगे की तरफ भेजता है, जिससे धूल के कण जो होती हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं। जो धूल के कण होती हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अपना ग्रेसनी। ओके, ग्रेसनी क्या है? अब पढ़ेंगे अपन ग्रेसनी के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायु के लिए नासागुहाओं के पीछे स्वर यंत्र, यानी जो वायु के नासा गुहाओं के पीछे स्वर यंत्र, यानी इसको मैं इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंक्स। ठीक है, तथा भोजन के लिए मुख से ग्रास नली तक का पेशीय कला में मार्ग जो होता है वो ग्रेसनी फेरेनिक्स कहलाता है। ठीक है, नहीं आया समझ में? तो एक बार और रिपीट करती हैं इसको। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायु के लिए, जैसे वायु के लिए नासा गुहाओं के पीछे जो स्वर यंत्र तथा भोजन के लिए मुख से ग्रास नली, यानी जैसे बोले कि भोजन के लिए मुख के द्वारा ग्रास नली से होती हुई भोजन जाता, उसी प्रकार रेस्पिरेटरी के लिए एक नासा गुहा के पीछे स्वर यंत्र होता है। इसे ही अपन ग्रेसनी कहते हैं। ठीक है, ग्रेसनी का ऊपरी भाग स्फीनाइड, ग्रेसनी जो है उसका जो ऊपरी भाग होता है वह स्फीनाइड अस्थि के मुख्य भाग द्वारा बनता है। जो ग्रेसनी का ऊपरी भाग स्फीनॉइड अस्थि के द्वारा मुख्य भाग द्वारा बनता है। ठीक है, तथा नीचे का जो भाग है वो एसोफेगस के साथ मिला रहता है। ओके, एक बार और समझाते हैं। क्या है, मेरे को ने तबीयत खराब है तो थोड़ा थोड़ा ने वो बोले कि कम स्पीड में पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ग्रेसनी का ऊपरी भाग स्फीनाइड अस्थि के मुख्य भाग द्वारा बनता है तथा नीचे का भाग एसोफेगस के साथ मिला रहता है। यह कपाल के आधार के समीप तथा नासिका गुहा, मुख गुहा एवं स्वर यंत्र के पीछे स्थित 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली होती है, जिसका ऊपरी सिरा चौड़ा होता है। तो जो यह ग्रासनी होती है यह कपाल के आधार के समीप तथा नासिका गुहा, मुख गुहा एवं स्वर यंत्र के पीछे स्थित 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली
होती है जिसका ऊपरी सिरा कैसा होता है, चौड़ा। ठीक है। ग्रैसनी के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। पहला है नासा ग्रैसनी। नासा ग्रैसनी, अब यह क्या होता है तो इसको समझते हैं। यह ग्रैसनी का वह भाग है जो तालु की रेखा के ऊपर नसिका के पीछे स्थित रहता है। यह ग्रैसनी का वह भाग है जो तालु की रेखा के ऊपर नसिका के पीछे स्थित रहता है। इसकी पिछली दीवार पर लिम्फाइड ऊतक होते हैं। जो नासा ग्रैसनी होता है उसकी पिछली दीवार पर लिम्फाइड ऊतक स्थित होते हैं। ठीक है, जिन्हें पेरिंजियल टॉन्सल्स या एडिनोइड्स कहा जाता है। जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पेरिंजियल टॉन्सिल या एडिनोइड्स कहा जाता है। ठीक है। कभी कभी यह ऊतक बढ़कर ग्रैसनी में रुकावट पैदा करती है। जो नासा ग्रैसनी होती है ये कभी कभी बढ़कर क्या करती है, ये ग्रैसनी में रुकावट पैदा करती है। ठीक है, कहाँ पर रुकावट पैदा करते हैं, ग्रैसनी में रुकावट पैदा करती है, जिसे बच्चे मुंह से सांस लेने लगते हैं। ठीक है, ओके, आगे समझ में। हाँ यार, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सकें हमारे साथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। श्रवण नलियाँ नासा ग्रैसनी की पार्श्व दीवारों में खुलती हैं। जो श्रवण नलियाँ होती हैं वो कहाँ जाके खुलती हैं, पार्श्व दीवारों में जाके खुलती हैं, और इनमें से वायु मध्य कान तक पहुँचती है। जो श्रवण नलियाँ होती हैं वो पार्श्व दीवारों में खुलती है, जहाँ से वायु जो होती है वो मध्य कान तक पहुँचती है, नाक के आंतरिक के साथ मिली रहती है। और जो ये मध्य कान तक पहुँचती है और जो नाक के आंतरिक के साथ मिली रहती है। ठीक है, मुख ग्रैसनी क्या हो गया, मुख ग्रैसनी, ये ग्रैसनी का मुख्य वाला भाग होता है। ये ग्रैसनी का मुख्य वाला भाग होता है जो कोमल तालु के स्तर के नीचे आरंभ होकर तीसरी ग्रीवा कशेरुका कार्य के ऊपरी भाग के स्तर तक पहुंचता है। ठीक है, ग्रैसनी की भित्तियां कोमल तालु में विलीन होकर प्रत्येक दो भाग बना लेती है। जो ग्रैसनी की भित्तियां कोमल तालु में विलीन होकर प्रत्येक दो भाग बना लेती है। मुख्य ग्रैसनी की पार्श्वीय कोमल तालु के साथ मिली रहती है। मुख्य ग्रैसनी की पार्श्वीय कोमल जो होती है वो तालु के साथ मिली रहती है। इन भित्तियों के बीच लसीक ऊतक के उभार रहते हैं। ठीक है, लसीक किसके उभार रहते हैं, लसीक ऊतक के उभार रहते हैं। ठीक है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं अपन पैलेटोग्लॉसल आर्चर कहते हैं। इन्हें पेटेलाइन टॉन्सिल भी कहा जाता है। ओके, समझ में तो आई होगा इतना। स्वर यंत्रज ग्रैसनी, जब ये इसको पढ़ते हैं, ये ग्रैसनी की स्वर यंत्र के पीछे वाला भाग होता है। ये ग्रैसनी की स्वर यंत्र के पीछे वाला भाग होता है। स्वर यंत्रज ग्रैसनी जो होती है यह ग्रैसनी की स्वर यंत्र के पीछे वाला भाग होता है, जो हाइड अस्थि के स्तर से स्वर यंत्र के पीछे तक रहता है। यह कहाँ से कहाँ तक रहता है, जो हाइड अस्थि के स्तर से स्वर यंत्र के पीछे तक रहता है। ग्रैसनी के इसी भाग से श्वसनीय एवं पाचन संस्थान अलग अलग हो जाता है।
जो ग्रसनी के इसी भाग से श्वसनीय एवं पाचन संस्थान अलग अलग हो जाता है। आगे की ओर वायु स्वर यंत्र में जाती है तथा भोजन पीछे की ओर से इसोफेगस में जाता है। जब वायु स्वर यंत्र में जाती है तब भोजन पीछे की ओर से इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है। श्वास नली यानी श्वास प्रणाल को अब पढ़ेंगे। इसे सांस की नली भी कहते हैं। यह एक बेलनाकार नली है। श्वास जो नली होती है यही इसका आकार एक बेलनाकार नली के समान होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तथा इसका व्यास 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका विस्तार लैरिंक्स से पंचम वृक्क कशेरुका तक होता है। इसका जो विस्तार होता है श्वास नली का, इसका लैरिंक्स से पंचम वृक्क कशेरुका तक होता है। ठीक है। इतनी बात तो समझ में। इसका श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। इसका व्यास कितना होता है? व्यास होता है अपना इसका 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका व्यास होता है। जहाँ यह 2 श्वासनियों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। इसमें 16 से 20 उपास्थि के अपूर्ण रिंग होते हैं। श्वास नली में 16 से 20 उपास्थि के अपूर्ण रिंग होते हैं। यह रिंग बल्ब पीछे की ओर अधूरे होते हैं, जहाँ तंतु ऊतक द्वारा रिंग के दोनों छोर जुड़े होते हैं और इस स्थिति में थोड़ा पेशी ऊतक भी होता है। ठीक है। आ रही होगी बात समझ में। तो वीडियो में आगे पढ़ेंगे अपन। इसी के टॉपिक थोड़े रह गए हैं, आज कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे श्वसन के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है। और इसकी श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, श्वसन पथ क्या है, इसको अपन जानेंगे अगली वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और, PDF वीडियो की आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। जिन्हें टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है।